अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं माविश और आप देख रहे हैं माविश टीचर्स। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूं वो बीएड से रिलेटेड है। जी फ्रेंड्स, अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड की डिग्री हासिल कर रहे हैं तो उसमें आपको एक कोर्स ऑफर किया जाता है जिसका नाम है मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट और इसका कोर्स कोड है 8613। जी, ये कोर्स आपको ऑफर किया जाता है चाहे आप 1.5 ईयर बीएड कर रहे हैं, 2.5 ईयर्स या फिर 4 ईयर बीएड कर रहे हैं। उसके अंदर इस रिसर्च प्रोजेक्ट को आपने कैसे सॉल्व करना है उसकी मुकम्मल आपको गाइडलाइन मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं रिसर्च प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए आपसे कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा। आपको सिर्फ एक बुकलेट, एक मैनुअल दे दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आपके होम एड्रेस पर पोस्ट हो जाएगा। वो एक बुकलेट होगी, एक मैनुअल होगा जिसके ऊपर आपने अपनी सारी रिसर्च की डिटेल्स को फिल इन करना है और फिर जो भी आपको अपनी सुपरवाइजर असाइन किए गए हैं, वर्कशॉप्स के अंदर आपको सुपरवाइजर असाइन कर दिए जाएंगे, आपने उन सुपरवाइजर के एड्रेस पे अपनी ये बुकलेट सेंड कर देनी होगी। तो ये बुकलेट सॉल्व कैसे करनी है, इसको कैसे सेंड करना है, इस सब के बारे में मैं आपको अभी गाइडलाइंस दूंगी। तो फ्रेंड्स, तो आप जैसे ही अपनी बुकलेट को ओपन करेंगे, वहां पर पहले पेज के ऊपर आपके कुछ पर्टिकुलर्स मांगे जाएंगे जिसमें आपने सबसे पहले अपना नेम एंटर कर देना है, फिर अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है जो कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से असाइन किया गया है। उसके बाद आपने अपना सेमेस्टर मेंशन करना है, क्या आप स्प्रिंग सेमेस्टर में चल रहे हैं या आपका ऑटम सेमेस्टर चल रहा है, और साथ में आपने लाजमी ईयर भी मेंशन करना है, कौन सा ईयर है आपका। उसके बाद आपने रीजन लिखना है, आप कौन से रीजन से बिलोंग कर रहे हैं। रावलपिंडी रीजन बनता है आपका, बहावलपुर, कौन सा रीजन बनता है वो आपने लिख देना है। उसके बाद आपके पास दो चीज़ें हैं, थीम और सब थीम। जी फ्रेंड्स, थीम और सब थीम हर सेमेस्टर में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ख़ुद प्रोवाइड करती है, यानी कि जो आपने रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है उसकी थीम और सब थीम यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको असाइन की जाएगी। वही थीम और सब थीम आपने यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद आप उसी थीम और सब थीम की बेस पर अपना कोई टॉपिक सिलेक्ट करेंगे जो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो अगर देखा जाए तो आपके सेमेस्टर के तमाम लोगों की थीम और सब थीम जो है रिसर्च प्रोजेक्ट की सेम होगी। उसके बाद फ्रेंड्स, आप आगे बुकलेट में देखेंगे तो आपको कोर्स डिस्क्रिप्शन दी हुई है। यहाँ पर डिटेल के अंदर आपको सिखाया गया है, समझाया गया है कि आपने रिसर्च प्रोजेक्ट का ये बुकलेट किस तरह से फिल इन करना है, अपनी रिसर्च को किस तरह से कंटिन्यू करना है, पूरी मेथडोलॉजी यहाँ पर आपको बता दी गई है। फिर आगे आपके पास आ जाता है फ्रेंड्स टॉपिक अप्रूवल फॉर्म। This form must be filled and signed on the last day of the 3 days workshop। आपकी इस कोर्स की 3 दिन की वर्कशॉप होगी, उसके एंड पे आपने आखिरी दिन लाजमी ये पेज फिल इन करके अपने सुपरवाइज़र से असाइन करवा लेना है। सबसे पहले आपने स्टूडेंट नेम के आगे अपना नेम लिख देना है, फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर लिख देना है। प्रोग्राम में आपने लिख देना है आपका बीएड 1.5 ईयर्स का है या 2.5 ईयर्स का है या 4 ईयर्स का है। उसके बाद सुपरवाइज़र नेम आपको वर्कशॉप वाले बताएंगे, जो आपकी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके सुपरवाइज़र का नाम क्या है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। थीम और सब थीम आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, वो एक सेमेस्टर के तमाम स्टूडेंट की थीम और सब थीम सेम होगी। उस थीम और सब थीम की बेसिस पे आपने अपना जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है और यहाँ पर नीचे इन तमाम जगहों पे आपने अपने सुपरवाइज़र को दे देना है। उसके बाद ये पेज और वो यहाँ पर सिग्नेचर्स कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आपके पास ये एक और पेज आ रहा है जहाँ पे लिखा है I-, तो यहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना है। इस जगह पे आपने अपने फादर का नाम लिखना है और फिर अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। फिर आपने बताना है आप 1.5 ईयर्स वाले हैं या 2.5 ईयर बीएड के स्टूडेंट हैं, आपने उसको टिक कर देना है और दूसरे को क्रॉस कर देना है। फिर यहाँ पर आपने लिखना है द रिसर्च प्रोजेक्ट इंटाइटल्ड। इसके आगे आपने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट का टॉपिक लिखना है। यहाँ पर आपने स्टूडेंट सिग्नेचर कर देना है, जो आप
चूँकि स्टूडेंट हैं बीएड के, आपने यहाँ पर अपने सिग्नेचर्स कर देने हैं और यहाँ पर नीचे अपना नाम मेंशन कर देना है और यहाँ पर डेट मेंशन कर देनी है। अगेन फ्रेंड्स, आगे आपसे पूछा जा रहा है रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिशन अप्रूवल फॉर्म। यहाँ पर आपने सबसे पहले अपने टॉपिक का नाम लिखना है, उसके बाद अपना नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर बताना है आप 1.5 ईयर बीएड करें या 2.5 ईयर, उसको टिक कर दें और आगे अपना सेमेस्टर लिख दें, यहाँ पर कौन सा सेमेस्टर चल रहा है। अगेन आपने यहाँ पे अपना बीएड का जो ड्यूरेशन है उसको टिक कर देना है और दूसरे को क्रॉस कर देना है। यहाँ पर सारा कुछ जो है आपके सुपरवाइजर करेंगे, अपने सिग्नेचर्स, नाम और डेट डालेंगे। जी तो फ्रेंड्स, अब हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। आपकी रिसर्च का जो सबसे पहले बात पूछी गई है वो है नेम ऑफ द स्कूल वेयर द एक्शन रिसर्च वाज कंडक्टेड। तो यहाँ पर आपने अपने स्कूल का नाम लिख देना है जहाँ पे आपने ये एक्शन रिसर्च कंडक्ट की है। उसके बाद स्कूल की मज़ीद डिटेल आपसे पूछी गई है। ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि आपके प्रोजेक्ट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कि स्टूडेंट्स हैं, उनका ओवरऑल बैकग्राउंड बताना है। तो इसमें आपने क्या क्या चीज़ें बता देनी है। एरिया ऑफ द स्कूल, यानी कि किस एरिया के अंदर वो स्कूल सिचुएटेड है, लोकेटेड है, जिसमें आपने रिसर्च की। उसकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, क्या बहुत पुअर स्टूडेंट्स आते हैं या एलीट क्लास के स्टूडेंट्स आते हैं या मिडिल क्लास से स्टूडेंट्स आते हैं, इकोनॉमिक उनका बैकग्राउंड क्या है। ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, यानी कि उनके पेरेंट्स का पेशा क्या है, क्या काम करते हैं, क्या जॉब्स करते हैं या बिजनेसमैन हैं। उसके बाद अर्निंग ट्रेंड्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स, क्या मोस्टली पेरेंट्स या मदर्स जो हैं वो हाउसवाइफ्स हैं या दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, वो आपने यहाँ पे बता देना है। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट में आपने बता देना है कि बच्चे, स्टूडेंट्स जिन फैमिलीज से आ रहे हैं वहाँ पर लिटरेसी रेट क्या है, क्या उनके पेरेंट्स और फैमिलीज जो है वो लिटरेट हैं, पढ़ी लिखी हैं तो किस हद तक पढ़ी लिखी हैं वो भी आपने बता देना है। क्या मैट्रिक पास है मेजॉरिटी स्टूडेंट के पेरेंट्स या मास्टर्स किया हुआ है, वो आपने यहाँ पे बता देना है लिटरेसी रेट और एकेडमिक क्वालिटी के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये आपका 10 मार्क्स का ये पूरा का पूरा पोर्शन है जिसमें आपने स्कूल का बताना है, स्कूल कहाँ है, और स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड के बारे में बताना है, उनके फैमिली के बारे में बताना है, लिटरेट है, कौन से ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं उनके पेरेंट्स। इसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं, आपसे थीम पूछी जा रही है। यहाँ पे अगेन आपने यूनिवर्सिटी की तरफ से असाइन की हुई थीम और सब थीम लिख देनी है और उस थीम और सब थीम की बेस पे आपने अपना जो भी टॉपिक चूज किया है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, व्हाई डिड यू सिलेक्ट दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक, relate it to your experience, problem in your class or institution। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आपने बताना है कि जो आपको डिफरेंट सब थीम्स दी गई हैं, आपको एक से ज़्यादा सब थीम्स दी जाएंगी, ऑलमोस्ट 10 और इससे भी ज़्यादा सब थीम्स दी जा सकती हैं। आपने वजह बतानी है कि आपने इतनी सारी सब थीम्स में से ये ख़ास सब थीम और टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया। क्या आपको अपनी क्लास के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था जिसका सलूशन आप ढूंढना चाह रहे थे, जिसकी वजह से आपने ये सब थीम या ये टॉपिक सिलेक्ट किया, या आपने अपने कलीग से सुना कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें इंटरेस्टेड हुए। क्या वजह थी कि आपने ये सब थीम सिलेक्ट किया और किसी ख़ास टॉपिक को आपने चूज़ किया कि आप इसके बारे में रिसर्च करें और इसके बारे में सलूशन को फाइंड आउट करें। इसमें आपने बैकग्राउंड एंड रेशनल ऑफ द स्टडी दे देना है। मींस आपने सारी की सारी वजह बतानी है, रीज़न बतानी है कि आपने ये टॉपिक सिलेक्ट क्यों किया, किस चीज़ ने आपको फैसिनेट किया कि आप ये टॉपिक सिलेक्ट करें। ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको स्पेस प्रोवाइड कर दी गई है कि आपने इस स्पेस के ऊपर ही इसका आंसर लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। फ्रेंड्स, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट वाज योर डिस्कशन विद योर कलीग, फ्रेंड, सीनियर टीचर और सुपरवाइजर रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। जी फ्रेंड्स, जब आप कोई रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग टीचर्स हैं, एक्टिव टीचर्स हैं, तो ऑब्वियसली आप अपने स्टाफ के साथ, अपने कलीग्स, फ्रेंड्स या फिर जो आपके इंस्टीट्यूट में सीनियर टीचर्स हैं
उनके साथ आप लाजमी जो है इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो जब आप किसी के साथ कुछ डिस्कस करते हैं वो आपको कुछ सजेशंस देते हैं कि इस मसले को ऐसे भी हल किया जा सकता है, आपने वो सारी डिस्कशन यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर लाजमी आपने एटलीस्ट 3 से 4 लोगों का लिखना है कि मैंने अपनी कलीग से डिस्कस किया, उन्होंने इस बारे में मुझे ये पॉइंट्स बताए, मैंने अपने सीनियर टीचर से डिस्कस किया, उन्होंने ये पॉइंट्स बताए, सुपरवाइज़र से डिस्कस किया, उन्होंने ये पॉइंट्स बताए। ये सुपरवाइज़र वो होंगे जिनकी सुपरविज़न के अंदर आप अपना रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे और उन्हीं को ये सबमिट भी करवाएंगे। तो आपको ये तमाम लोग, कलीग्स, फ्रेंड्स, सीनियर टीचर और सुपरवाइज़र बेसिकली ऑल्टरनेट सोल्यूशंस दे रहे होंगे, यानी जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उसको किस किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है वो ऑल्टरनेट सोल्यूशंस देंगे। तो आपने लाजमी यहाँ पे मेंशन कर देना है कि मैंने कलीग से डिस्कशन की तो उन्होंने ये सोल्यूशन मुझे सजेस्ट किया। यानी कि जो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट का जो प्रॉब्लम था, जो आपने प्रॉब्लम फेस किया जिसकी वजह से आप ये रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम जब आपने इन लोगों से डिस्कस किया तो इन्होंने आपको इस प्रॉब्लम के मज़ीद ऑल्टरनेट सोल्यूशंस क्या बताए। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल सोल्यूशंस होते हैं, वो सोल्यूशंस आपको ऑब्वियसली आपके कलीग, सीनियर टीचर और सुपरवाइज़र बताएंगे, डिस्कशन के दौरान सजेस्ट करेंगे। तो आपने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर देना है कि मैंने अपने कलीग से डिस्कस किया, उन्होंने मुझे ये सोल्यूशन बताए, सीनियर टीचर से डिस्कस किया, उन्होंने मुझे ये सोल्यूशन बताए। आपने लाजमी यहाँ पे एटलीस्ट 4 to 5 सोल्यूशंस, ऑल्टरनेट सोल्यूशंस बताने हैं कि मुझे ये लोगों ने सजेस्ट किए। ये आपका 5 मार्क्स का आंसर होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम इन एग्जिस्टिंग लिटरेचर, बुक्स, आर्टिकल्स और वेबसाइट्स। एक्सप्लोर बुक्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज टू नो व्हाट एंड हाउ हैज बीन ऑलरेडी बीन डन रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का है। इसके अंदर आपने लिटरेचर रिव्यू करना है, आपने डिफरेंट बुक्स को स्टडी करना है, आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड डिफरेंट बुक्स जो हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट रिसर्च पेपर्स, वहाँ पर आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या सॉल्यूशंस बताए गए हैं या जो सॉल्यूशन आप सजेस्ट कर रहे हैं क्या उस पर पहले भी किसी ने रिसर्च की हुई है, वो आपने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर देने। एटलीस्ट आपने यहाँ पर 10 to 12 लिटरेचर रिव्यू लाजमी ऐड करने हैं। 10 to 12 रिसर्च पेपर्स के आर्टिकल्स या आपने पैराग्राफ्स यहाँ पर ऐड करने हैं। ये आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, आपने लिटरेचर रिव्यू किस तरह से लिखना होगा। आपने कोई रिसर्च पेपर पढ़ना है और साथ आपने मेंशन कर देना है कि ये किस बंदे का लिखा हुआ है, किस रिसर्चर का लिखा हुआ रिसर्च पेपर है। उसके बाद आपने डबल कॉमास के अंदर उसकी जो थीम थी उसको शॉर्ट फॉर्म में, एक पैराग्राफ की फॉर्म में आपने उसको मेंशन कर देना है कि इस रिसर्च पेपर के अंदर मेरे प्रॉब्लम से रिलेटेड ये बात की गई है। उसके बाद आपने आगे ब्रैकेट्स के अंदर पहले रिसर्चर का नाम और कॉमा डाल के जिस ईयर के अंदर वो रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया है वो लिख देना है। इसी तरह आपने मल्टीपल जो है लिटरेचर रिव्यू लिखने हैं। एटलीस्ट आपके पास 10 to 12 लिटरेचर रिव्यू लाजमी होने चाहिए। इसके बाद आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेजर वेरिएबल्स और कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, गिव डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन फ्रॉम लिटरेचर। ये आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपने डिफरेंट टर्म्स लिखनी है, डिफरेंट वेरिएबल्स लिखने हैं, ऐसी टर्म्स जो आप अपने इस रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले आपने अपनी टर्म्स लिखनी है, उसके बाद आपने उनकी डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है कि आप यहाँ पर इस टर्म को किस मीनिंग में यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर आप इस टर्म के साथ क्या मीनिंग जोड़ रहे हैं, किस वक्त आप क्या चीज़ डिस्क्राइब करने के लिए ये टर्म यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं आपके सामने स्क्रीन पर डिफरेंट टर्म्स शेयर कर रही हूँ। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सपोज मेरे प्रोजेक्ट के अंदर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की टर्म यूज़ हो रही है तो उससे क्या मुराद है, इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस मैंने डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स में से, रिसर्च पेपर्स में से लिखी हैं कि इससे क्या मुराद है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को एक्सप्लेन किया है, इसको डिस्क्राइब किया है। इसी तरह एकेडमिक इंगेजमेंट को डिस्क्राइब किया है कि इसका क्या मतलब है।
एकेडमिक परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब कर दिया है। तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो भी टर्म्स मोस्टली यूज हो रही हैं आपने उनका मीनिंग लिख देना है, उनकी डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन 5 है, व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट, जिसमें आपने ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ द स्टडी लिखना है। फ्रेंड्स, ये आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपने पर्पस लिखना है, मींस किस मकसद के लिए आपने ये रिसर्च जो है कंडक्ट की है, वो आपने लिख देना है एक पैराग्राफ की फॉर्म में, और ऑब्जेक्टिव्स को आपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। मैक्सिमम 2 पॉइंट्स आपने बनाने हैं ऑब्जेक्टिव के। उसमें आप आंसर करेंगे व्हाट वाज द क्रिटिकल क्वेश्चन दैट वाज ट्राइड टू बी आंसर्ड इन दिस प्रोजेक्ट, यानी वो क्या क्वेश्चन था जिसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए आपने ये पूरी की पूरी रिसर्च कंडक्ट की है, वो आपने पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देना है। उसके बाद आपने पर्पस को पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है, ऑब्जेक्टिव को आपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिख देना है, हेडिंग डालेंगे ऑब्जेक्टिव्स, 2 मकासद लिख देंगे कि जिसके लिए आपने रिसर्च कंडक्ट की, और आखिर पे आप एक क्वेश्चन की फॉर्म में एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी कि किस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए आपने ये रिसर्च कंडक्ट की। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन 6 है, हु वर द पार्टिसिपेंट्स इन योर प्रोजेक्ट, गिव डिटेल्स। यहाँ पर 5 मार्क्स का इसका आंसर आपने लिखना है। इसके अंदर आपने फ्रेंड्स अपने स्टूडेंट्स की, जिन स्टूडेंट्स के ऊपर आपने अपनी रिसर्च कंडक्ट की, उनकी फुल डिटेल मेंशन करनी है। सबसे पहले आपने बताना है वो कौन से स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद आपने बताना है वो कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स हैं। अगर आप 6th, 7th और 8th क्लास को पढ़ा रहे हैं और आपने रिसर्च अपनी कंडक्ट की है क्लास 6 पे, तो आपने मेंशन करना है कि 6th क्लास के स्टूडेंट्स पे मैंने अपनी रिसर्च की है। उसके बाद आपने क्लास की स्ट्रेंथ बतानी है, यानी क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो बताने हैं। उसके बाद आपने बताना है कि स्टूडेंट्स मोस्टली जो हैं वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, अच्छे ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, या मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो डल हैं, वीक स्टूडेंट्स हैं। आपने ये चीज़ बता देनी है। इसके बाद आपने इस क्वेश्चन के आंसर में बताना है कि उन स्टूडेंट्स की क्या वीकनेस थी जिसकी वजह से आपने ख़ास इन्हीं स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया अपनी रिसर्च के लिए। क्या उन स्टूडेंट्स का मैथ्स का रिजल्ट अच्छा नहीं आया था इसकी वजह से, क्या वो क्लास जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत करती है इस वजह से आपने इन पे अपनी रिसर्च की, या वो क्लास जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इतना इन्वॉल्व नहीं होती, पार्टिसिपेट नहीं करती, इसलिए आपने अपनी रिसर्च की। आपने रीज़न देनी है कि आपने ख़ास इसी क्लास को अपनी रिसर्च के लिए क्यों सिलेक्ट किया। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, नरेट द प्रोसेस स्टेप वाइज। ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके अंदर फ्रेंड्स आपने अपनी रिसर्च की फुल डिटेल प्रोवाइड करनी है। मतलब यहाँ पर आपने बताना है कि सपोज आपकी क्लास 6th थी जिसके ऊपर आप रिसर्च करें, उसके अंदर टोटल 35 स्टूडेंट्स थे, लेकिन आपने उनमें से 20 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया। अपना सैम्पल जो है आपने 20 स्टूडेंट्स का सिलेक्ट किया। आपने ये डिटेल बता देनी है, आपने सैम्पल कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्ट किया, सैम्पल का साइज बता देना है। दूसरा आपने सैम्पलिंग टेक्निक बता देनी है कि किस वजह से आपने वो ख़ास 20 स्टूडेंट सिलेक्ट किए, क्या उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था इस वजह से, या फिर आपने रैंडमली वो कोई से भी 20 स्टूडेंट सिलेक्ट करके उन पे अपनी रिसर्च कंडक्ट की। इसके बाद आपने अपना रिसर्च टूल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है कि आपने स्टूडेंट्स को असेस कैसे किया। पहले आप प्री टेस्ट करते हैं, फिर पोस्ट टेस्ट करते हैं, यानी कि अगर सपोज करें मैं स्टूडेंट्स के स्पेलिंग को इम्प्रूव करवाना चाह रही हूँ, उस पर रिसर्च कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे ऑब्वियसली रिटन टेस्ट से असेस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। लेकिन सपोज मैं स्टूडेंट्स के रीडिंग स्किल्स बढ़ाना चाह रही हूँ या स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैं सपोज कोई डिबेट ऑर्गेनाइज करवा देती हूँ जिसके थ्रू मैं स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस असेस कर सकती हूँ। तो आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है कि आपने किस तरह से टेस्टिंग की, क्या रिटन टेस्ट लिया, ओरल टेस्ट लिया, या कोई डिबेट ऑर्गेनाइज करवाई, किस तरह से आपने स्टूडेंट्स को टेस्ट किया। ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ कि आपने कितना ब्रीफ इस काम को करना है। सबसे पहले आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बता देना है जो मैंने आपको बताया,
सैम्पल साइज़ कितना आपने सिलेक्ट किया वो आपने बता देना है, इसका ब्रीफ सा इंट्रो दे देना है आपने। फिर आपकी रिसर्च का डिज़ाइन कैसा था। सबसे पहले आप हमेशा एक्शन रिसर्च कर रहे हैं, चूँकि आप रिसर्च प्रोजेक्ट में एक्शन रिसर्च कर रहे हैं, उसमें हमेशा आप पहले प्री टेस्ट करते हैं, यानी अपनी टेक्निक इम्प्लीमेंट करने से पहले, बच्चों पे अपना ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंट करने से पहले आप एक प्री टेस्ट करते हैं। तो आपने बता देना है प्री टेस्ट आपने कैसा लिया, रिटन स्किल्स को चेक किया, रिटन टेस्ट लिया सपोज। उसके बाद आपने अपना एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट बताना है कि क्या हल आप तजवीज़ करें, क्या सलूशन आप तजवीज़ करें। वो हल जब आपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट करना है वो चीज़ आपने बता देनी है। सपोज़ आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट में आ जाएगा। इसके बाद आपने बताना है आपने पोस्ट टेस्ट लिया, यानी बच्चों को मोटिवेट रीइंफोर्स करने के बाद दोबारा आपने अगेन टेस्ट लिया उनका, और उसके बाद उसकी इवैल्यूएशन की, यानी कि दोनों प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट का रिजल्ट मैच किया। इसके बाद आपने सैम्पलिंग टेक्निक और सैम्पल साइज बता देना है, यानी कि आपने रैंडमली स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है या उनके पास्ट रिजल्ट्स की बेस पे सिलेक्ट किया है। तो आपने बस इतना ब्रीफ सा इसमें इंट्रो दे देना है तमाम आपकी रिसर्च से रिलेटेड। जी फ्रेंड्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड टू कलेक्ट द डेटा, हाउ वाज द इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड। यहाँ पर आपने अपना एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट या टूल बताना है, यानी कि आपने स्टूडेंट्स को असेस जब किया तो आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट या टूल यूज़ किया। क्या आपने ऑब्जर्वेशन की, बच्चों की ऑब्ज़र्व किया, उनका कॉन्फिडेंस या उनका बिहेवियर ऑब्ज़र्व करके चेक किया, या आपने कोई रेटिंग स्केल बनाया हुआ था, जैसे होता है पुअर, गुड और बेस्ट, इस तरह से आपने कोई रेटिंग स्केल के थ्रू असेसमेंट की, या बच्चों के इंटरव्यूज़ लिए, या स्टूडेंट वर्क को असेस किया, यानी उनके होमवर्क्स वगैरह असाइनमेंट्स को असेस किया, या उनके पोर्टफोलियो को असेस किया, या उनसे कोई रिटन या ओरल टेस्ट ले लिया। आपने यहाँ पर अपने इंस्ट्रूमेंट की फुल डिटेल बतानी है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताई, रिटन टेस्ट सपोज लिया है, तो आपने यहाँ पर फुल डिटेल देनी है कि मैंने रिटन टेस्ट लिया, उसके क्वेश्चंस ये थे। अगर आपने ऑब्जर्वेशन की है स्टूडेंट्स की, तो आप बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें आपने ऑब्जर्व की हैं स्टूडेंट्स की। क्या उनके यूनिफॉर्म को ऑब्जर्व किया है, नीट हैं कि नहीं है, या फिर आपने उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया है, या आपने उनकी असाइनमेंट्स को ऑब्जर्व किया है। और अगर आपने टेस्ट लिया है तो कौन कौन से क्वेश्चंस आपने टेस्ट में दिए हैं, क्या आपने ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लिया है, या सब्जेक्टिव टेस्ट लिया है, या ओरल टेस्ट लिया है, उसकी फुल डिटेल आपने इस क्वेश्चन के आंसर में मेंशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट वर द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन, प्रोवाइड इंस्ट्रूमेंट एंड एनालिसिस। यहाँ पर फ्रेंड्स आपने क्या करना है, आपने जो स्टूडेंट्स का प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट लिया उसको आपने यहाँ पर फाइंडिंग्स बता देनी है कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी टेक्निक, आपका ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंट करने के बाद जो आपने टेस्ट लिया, पोस्ट टेस्ट लिया स्टूडेंट्स का, क्या कोई इम्प्रूवमेंट आई या नहीं आई, और अगर इम्प्रूवमेंट आई है तो किस हद तक इम्प्रूवमेंट आई है, वो आपने क्वेश्चन 9 के आंसर के तौर पे मेंशन कर देना है। जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, आपने एक टेबल बना लेना है जहाँ पे आपने बता देना है कि क्या क्राइटेरिया है जिसकी बेस पर आपने असेस किया, स्टूडेंट्स के प्री टेस्ट में कितने कितने मार्क्स आए हुए हैं और पोस्ट टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं। जैसे यहाँ पर बता दिया है कि 5 से कम मार्क्स लिए हैं 10 स्टूडेंट्स ने, और 5 से कम मार्क्स लिए हैं पोस्ट टेस्ट में 3 स्टूडेंट्स ने, यानी कि स्टूडेंट्स की जो एवरेज मार्क्स है वो मोटिवेशन के बाद, रीइंफोर्समेंट के बाद इम्प्रूव हो गए हैं। इसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पर आपने यही चीज़ जो है प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट की फाइंडिंग्स, इनको आपने एक चार्ट की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में भी यहाँ पर डिस्प्ले कर देना है। और ग्राफ जो है ये आप लगाएंगे अपनी बुकलेट के एंड के ऊपर अपेंडिक्स की फॉर्म में, ठीक है। इसको आपने स्टेपल करना होगा, एक ग्राफ जो है आपने ऐसे बना के प्रिंट करवा लेना है, या आपने हाथ से ड्रॉ कर लेना है ग्राफ किसी भी पेपर के ऊपर, और इसको एंड के ऊपर अपनी बुकलेट पे अटैच कर देना है स्टेपलर के साथ। जी फ्रेंड्स, तो 10th क्वेश्चन है समरी ऑफ द प्रोजेक्ट, व्हाट एंड हाउ वाज द रिसर्च conducted,
मेन ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस एंड फाइंडिंग्स। इस क्वेश्चन के आंसर के तौर पे आपने अभी तक 9 क्वेश्चंस के जो आंसर दिए उनको शॉर्ट फॉर्म में, समराइज्ड फॉर्म में, ब्रीफ फॉर्म में आपने वो सब कुछ लिख देना है कि ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, ये मेरे मेन ऑब्जेक्टिव्स या मकासद थे जिनको मैं हासिल करना चाह रही थी, और ये प्रोसीजर मैंने फॉलो किया, रिटन टेस्ट लिया बच्चों का या मोटिवेशन की उनकी, और उसके बाद ये फाइंडिंग्स हुई, बच्चों के रिज़ल्ट में ये इम्प्रूवमेंट्स आई। उस तमाम चीज़ों को, यानी कि पहले जो 9 क्वेश्चंस के आंसर आपने दिए हुए हैं उन तमाम को ब्रीफ करके आपने शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन 10 का आंसर बना देना है। इसके बाद आप क्या है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस, व्हाट हैव यू लर्न, सेल्फ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आपने बताना है कि आपने क्या फील किया इस पूरे रिसर्च को कंडक्ट करने में, आपने अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन देनी है। तो यहाँ पर आपने लिख देना है कि ये रिसर्च कंडक्ट करने से मैंने ये फील किया कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सिर्फ पढ़ाना नहीं होती, सिर्फ टीचिंग नहीं है टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको अपनी इस टीचिंग को जो है फुली इनपुट देना चाहिए, उसको इसको बेस्ट तरीके से टीचिंग करनी चाहिए, और इसके लिए टीचर को जो है रिसर्चेस, एक्शन रिसर्च कंडक्ट करनी चाहिए ताकि उसकी टीचिंग स्किल में इम्प्रूवमेंट आती जाए और स्टूडेंट्स उसकी टीचिंग स्किल से सेटिस्फाई होते जाएं। और आपने इसके साथ बता देना है कि चूंकि एक्शन रिसर्च कंडक्ट करने से एक टीचर को भी सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलती है क्योंकि उसकी टीचिंग स्किल इम्प्रूव हो रही होती है, स्टूडेंट्स उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पा रहे होते हैं, स्टूडेंट्स भी अच्छा फील करते हैं और साथ साथ टीचर भी जो है अच्छा फील करती है और उसकी स्किल जो है वो पॉलिश होती जाती है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है 12, What has it added to your professional skill as a teacher, यानी कि बीइंग अ टीचर आपने इस रिसर्च स्किल से, इस रिसर्च को कंडक्ट करके क्या सीखा। तो यहाँ पे आपने बता देना है कि जी पहली चीज़ तो मैंने सीखी कि पेशेंस होना चाहिए, यानी कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है विद इन अ क्लास और विद इन द इंस्टीट्यूशन, तो उसको उसका सलूशन जो है वो हासिल करने के लिए यू हैव टू बी पेशेंट, आपको सब्र करना है, फ़ौरन किसी चीज़ का आपको हल नहीं मिल जाता। तो सबसे पहली चीज़ आपने कह देनी है कि मैंने पेशेंस सीखा। दूसरी चीज़ आप कह दें कि मैंने ये चीज़ सीखी कि हमें अपने स्किल्स को जो है हर वक्त, हर गुज़रते लम्हे के साथ इन्हांस करना होता है, पॉलिश करना होता है, ताकि हम टीचिंग के अंदर अपना बेस्ट इनपुट दे सकें और फुली परफॉर्म कर सकें। और आप साथ ही बता देंगे कि मैंने प्रोफेशनल स्किल ये भी जो है इससे सीखा कि बीइंग अ टीचर सिर्फ पढ़ा देना काफ़ी नहीं है, स्टूडेंट्स को एक्चुअली नॉलेज इम्पार्ट करना और बेस्ट तरीके से इम्पार्ट करना बहुत ज़रूरी है। जी तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, लिस्ट द वर्क्स यू साइटेड इन योर प्रोजेक्ट, फॉलो APA मैनुअल 6th एडिशन। जो आपने क्वेश्चन किया था जहां पर आपने लिटरेचर रिव्यू लिखे थे, डिफरेंट रिसर्च पेपर्स का आपने यहाँ पर डिफरेंट रिसर्च पेपर्स को जो आपने उनके बारे में लिखा था, यहाँ पर आपने उन तमाम रिसर्च प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। उन प्रोजेक्ट्स का नाम क्या था, रिसर्च पेपर का नाम क्या था, पब्लिशर कौन था, वो कौन से ईयर में पब्लिश किए गए, उसकी डिटेल आपने APA मैनुअल में की उसकी डिटेल आपने APA स्टाइल में देनी है 6th एडिशन। या आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे APA स्टाइल कौन सा होता है, आपने उसी फॉर्मेट के अंदर अपनी साइटेशंस को लिख लेना है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। जैसे ये आप देख रहे हैं, डिफरेंट रिसर्च पेपर्स का जो है वो फॉर्मेट दिया गया है कि आपने इसको किस तरह से लिखना है। सबसे पहले आपने रिसर्चर का नाम लिखना होता है, उसके बाद कौन से ईयर के अंदर ये पब्लिकेशन आई, पब्लिश किया गया रिसर्च पेपर, फिर आपने लिखना होता है रिसर्च पेपर या उस बुक का नाम, और एंड के ऊपर आपने उसके पेज नंबर, अगर आपने कोई वेबसाइट से एक्सेस किया तो आपने उसके पेज नंबर्स बता देने होते हैं कि कौन से हैं। इसमें कुछ चीज़ें आपको इटैलिक्स में लिखनी पड़ती हैं, सो आपने ये APA फॉर्मेट को फॉलो करके अपने तमाम के तमाम साइटेशंस लिख देनी है। जी तो फ्रेंड्स, अब मैंने आपको बताया आपने रिसर्च प्रोजेक्ट को कैसे सॉल्व करना है। इसके अंदर आपने एक्शन रिसर्च करनी होती है जो कि आप अपनी ही क्लास के अंदर या अपने ही स्कूल के अंदर कंडक्ट कर रहे होते हैं।
एक चीज़ जिसका आपने फ्रेंड्स ध्यान रखना है, आपने इस मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर कोई एक्स्ट्रा शीट्स अटैच नहीं करनी। जितनी आपको स्पेस दे दी गई है, लाइंस दे दी गई हैं, जितने पेजेस दे दिए गए हैं, आपने बस उतना सा ही कंटेंट देना है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपने एक चीज़ एंड के ऊपर अटैच करनी है, अपेंडिक्स आपने अटैच करना है। और अपेंडिक्स के अंदर आप क्या बनाएंगे, जो मैंने आपको बताया, आप अपनी फाइंडिंग्स का जो ग्राफ बनाएंगे वो आपने अपेंडिक्स में अपनी बुकलेट के एंड के ऊपर स्टेपल कर देना है। चाहे आप प्रिंट करके स्टेपल करवाएं या आप हाथ से ग्राफ बना के स्टेपल करवा दें। इसके अलावा आपने कोई एक्स्ट्रा शीट्स, कोई पेपर स्टेपल नहीं करने। जो लाइंस दे दी गई हैं आपने उन्हीं को फिल करना है, उससे ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिखनी। अब मैं फ्रेंड्स आपको बताती हूँ कि अभी चूँकि सेमेस्टर स्प्रिंग 2020 चल रहा है, तो इसके लिए जो थीम और सब थीम आई है ये मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। लेकिन अगर आप किसी और सेमेस्टर के हैं तो लाजमी नहीं है कि थीम और सब थीम ये हो। ये थीम और सब थीम सिर्फ सेमेस्टर स्प्रिंग 2020 के लिए है। और आप देख रहे हैं ये अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है असाइन की गई है और ये 18 सितंबर 2020 को दी गई है। थीम है आपकी मैनेजिंग चिल्ड्रन एट होम, बच्चों को घरों पे कैसे मैनेज किया जाए। जैसे लॉकडाउन के दौरान बच्चे घरों पे थे, उनको वहाँ पर कैसे मैनेज किया जाए। इसके लिए आपके पास मल्टीपल सब थीम्स हैं जिसको चूज़ करके आपने अपना टॉपिक बना लेना है। क्या आप बच्चों को घर में मैनेज कर रहे हैं बाय स्केजुलिंग चिल्ड्रंस रूटीन, यानी बच्चों की कोई ख़ास रूटीन आपने टाइम टेबल बना दिया है जिसके थ्रू आप बच्चों को घर पे मैनेज करें, जिसमें आपने कुछ टाइम उनकी पढ़ाई का, कुछ टाइम उनके सोने का, कुछ टाइम टीवी का, कुछ टाइम उनके खेलने कूदने का सेट कर लिया, यानी आपने स्केड्यूल बना दिया। आपने वो टॉपिक ले सकते हैं। मैनेजिंग यूज़ ऑफ स्मार्टफोन और इंटरनेट टीवी, यानी कि आपने बच्चों को घर पर मैनेज करने के लिए उनको स्मार्टफोन्स दिए हैं या इंटरनेट या टीवी दिया है। अगर दिया है तो आपने क्या उनके लिए कोई ख़ास टाइमिंग्स असाइन की हैं कि बस इतने टाइम में आपने यूज़ करनी है। ये चीज़ें आप कर सकते हैं। यूजिंग एजुकेशनल गेम्स, यानी कि क्या बच्चों को घरों पर रोक के रखने के लिए, मैनेज करने के लिए आपने कोई एजुकेशनल गेम्स, जैसे कि बच्चों की टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए आपने कोई गेम डाउनलोड कर दिया है, या फिर आप उनके कोई मैथमेटिकल स्किल्स को इन्हांस करने के लिए आपने कोई गेम या ऐप डाउनलोड कर दिया है, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इंगेजिंग इन एजुकेशनल एक्टिविटीज़, यानी कि आप क्या एजुकेशनल एक्टिविटीज़ घर पे मैनेज करें। क्या बच्चों से कभी पेंटिंग्स करवा लेते हैं या बच्चों के साथ कोई एजुकेशनल गेम्स खेल लेते हैं, वो आपने, या एजुकेशनल प्रोग्राम्स देखते हैं बच्चों के साथ मिलके, वो आपने यहाँ पे बता देने हैं। स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद किड्स, यानी कि आप बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम अपना स्पेंड करें ताकि बच्चे भी घर पे आराम से जो है टाइम स्पेंड कर सकें। आप कुछ टाइम बच्चों से बातें करें, कुछ टाइम बच्चों के साथ खेलें, कुछ टाइम उनके साथ मिल के खाना खाएं, तो ये आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके मैनेज करेंगे बच्चों को। मोटिवेटिंग चिल्ड्रन, यानी कि आपने बच्चों को, घर पे रह रहे हैं बच्चे, डीमोटिवेट हो रहे हैं कि हाँ जी हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, आपने उनको मोटिवेट करना है, यानी कि उनको रीइंफोर्स करना है। बच्चे बददिल ना हो जाएं घर रह रह के, आपने उनका मोटिवेशन लेवल, उनका मोराल हाई करना है। किस तरह से हाई कर रहे हैं वो आपने बताना है कि क्या आपने उनको कोई मोटिवेशनल लेक्चर दिया है। बिहेविंग ड्यूरिंग डिस्ट्रेस टाइम्स, आपने बच्चों को बताना है, घर में है आपके पास बच्चे हैं, आपने उनको बताना है कि अगर कोई बुरा वक्त आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आपने उस प्रॉब्लम के दौरान किस तरह से बिहेव करना है। परेशान नहीं होना, पेशेंस रखना है, अपना मोराल हाई रखना है। टॉक विद किड्स अबाउट कोविड-19, यानी कि आपने बताना है स्टूडेंट्स को, बच्चों को, कि चूंकि अभी कोविड-19 चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, आपने उनको बताना है इसके दौरान आपने मास्क यूज़ करना है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, बार बार हाथ धोने, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आप जो बच्चों को बताएंगे वो टॉक विद किड्स अबाउट कोविड-19 में आ जाएंगी। इन तमाम सब थीम्स में से कोई भी एक सब थीम आप चूज़ करके अपना टॉपिक
बना सकते हैं स्प्रिंग 2020 सेमेस्टर के लिए। ये सब थीम हर सेमेस्टर के लिए डिफरेंट होगी। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें जो कि होगी टीचिंग प्रैक्टिस 2 के लेसन प्लान्स की वीडियो। सो लाजमी इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।